गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी यानी कि वार्ता। और इसको लिखने वाले हैं विश्व के, भारत के सर्वश्रेष्ठ लेखक जिसका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। विश्व के अंदर सबसे बड़ा सम्मानित अगर कोई अवार्ड है तो उसका नाम है नोबेल प्राइज अवार्ड। और रविंद्रनाथ टैगोर जी वो हमारे भारत के ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसको नोबेल प्राइज मिला था। एंड विश्व के ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिसने नोबेल प्राइज को ठुकराया था। कि एक तरफ तो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और दूसरी तरफ आप हमें सम्मानित करते हो। ऐसे व्यक्ति के पास मुझे नोबेल प्राइज नहीं चाहिए। और ऐसे उच्च विचार वाले, साहित्य को सही रूप में रखने वाले हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर की ये कहानी जिसका नाम है प्राणनो मित्र। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राणनो मित्र? मित्र का मतलब तुम्हें पता है, दैट इज फ्रेंड। तो प्राणनो मित्र ऐसा मित्र जो हमारे हृदय के साथ, हमारी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। आपकी डेफिनेशन में उसको कह सकते हैं दैट इज बेस्ट फ्रेंड। तो चैप्टर नंबर 16 स्टैंडर्ड 10 एंड सब्जेक्ट गुजराती में आपका दोस्त मित्र एंड गुरु महेंद्र जोशी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में जानकारी लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक्चुअली बंगाली यानी कि बेंगोली साहित्य के अंदर इसने सबसे ज्यादा काव्य, वार्ता, नॉवेल यानी कि नवल कथा, नाटक यानी ड्रामा एंड चरित्र निबंध ऑटोबायोग्राफी सबसे ज्यादा बंगाली साहित्य में की। और जन्म हुआ कलकत्ता के अंदर। पूरा नाम है रविंद्रनाथ देवेंद्रनाथ टैगोर। एंड देवेंद्रनाथ जी भी एक बहुत ही अच्छे लेखक थे और यही अच्छाइयाँ रविंद्रनाथ टैगोर में भी आई। आपने बहुत सारी मूवी में, बहुत सारी सीरियल, धारावाहिक, कार्टून सीरीज में भी देखा होगा, दैट इज काबुली वाला। यस, दैट इज काबुली वाला। ये रविंद्रनाथ टैगोर की ही खूबसूरत सी कहानी है। पोस्ट मास्टर, दीदी, नष्टनीर, क्षुधित पाषाण, ये उसकी सर्वश्रेष्ठ टूरी कहानी में से एक है। आपको इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, संस्कृत सब में ये आपको कहानियां मिल जाएगी। एंड मेरी फेवरेट है दैट इज गोरा। ये एक नॉवेल है, विश्वविख्यात ये कहानी है, घर बाहिरे एंड गोरा। पर हाँ, जो बुक के लिए नोबेल प्राइज मिला उसका नाम था दैट इज गीतांजलि। गीतांजलि काव्य संग्रह के कारण से विश्वविख्यात नोबेल प्राइज मिला था हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर को। और आज की जो कहानी है वो लिखी गई है बंगाली में, पर हमारे सामने ट्रांसलेशन होके आई है गुजराती के अंदर बलाई नाम के हिसाब से। और ये ट्रांसलेशन करने वाले व्यक्ति का नाम है प्रसाद ब्रह्म भट्ट जी। तो यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि इसके अनुवादक, यस, अनुवादक मीन्स ट्रांसलेटर कौन है? दैट इज प्रसाद ब्रह्म भट्ट जी है। कौन सी भाषा में लिखी गई थी एग्जैक्टली? दैट इज बंगाली भाषा में। एंड उसके रियल ऑथर कौन है? दैट इज मूल लेखक इज रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है बलाई नाम के एक छोटे से प्यारे से बच्चे के ऊपर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भैया का बेटा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर उसके लिए बने चाचा। ठीक है। अब जो बलाई है उसको वृक्ष है, प्रकृति है, नेचर है, वो उसको बहुत ही पसंद है। और ऐसे प्रकृति पसंद ये जो लड़का है उसकी हृदय की भावना समझ सकते हैं तो सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की वाइफ यानी कि बलाई की चाची। एंड ये कहानी समझने से पहले हम शुरू करते हैं बलाई की कुछ जानकारी। तो शुरुआत करते हैं बलाई के बारे में जानकारी लेने का। मूल स्वर प्रबल बनी जाए છે। ઝમઝમ વરસાદ પડે તેનું આખું શરીર જાણે વરસાદનો ધ્વનિ સાંભળે। અગાશીમાં સાંજનો તડકો પડ્યો હોય તો ઉઘાડા ડીલે, ડીલ का मतलब होता है शरीर ने फरे। समस्त આકાશમાંથી જાણે કંઈ એકઠું કરી રહ્યો હોય તેને એકલા બેઠા બેઠા પોતાના મન સાથે વાતો करवानी इच्छा થાય। तो ये पहला पैराग्राफ में हमें बताना चाहते हैं कि बलाई को प्रकृति, नेचर बहुत पसंद था। जैसे ही बारिश आती है तो बारिश के अंदर अपने आप को भिगाने को उसको मजा आता था। शरीर के ऊपर बरसात की जो ध्वनि, आवाज, टिप 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 आवाज आती वो सुनने को उसको अच्छा लगता था। टेरेस पे ऊपर यानी कि अगाशी में शाम के समय धूप सेकने को उसको अच्छा लगता था। और कभी कभी तो खुले शरीर के ऊपर धीरे धीरे बहने वाला जो पवन है उसको फील करना, उसको महसूस करना उसको अच्छा लगता था। यानी प्रकृति, नेचर को प्यार करने वाला है हमारा बलाई। सेकंड पैराग्राफ है कि एक बार रविंद्रनाथ टैगोर उसको पहाड़ पे लेके जाते हैं। अब पहाड़ पे चढ़ते हैं तो बहुत सारे वहां पर घास फूस तो होता ही है,
एंड बहुत सारे ग्रास के ऊपर चढ़ते वक्त तो उसको मजा आता है, पर जब वहां से नीचे उतरता है या ऐसे ढोड़ाव यानी कि स्लोप के ऊपर से, तो उतरता नहीं है पैदल पैदल, वो लुढ़कता जाता है। एंड लुढ़कते 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 उसके शरीर के ऊपर बहुत सारे घास के पुंज, ग्रास चिपक जाते हैं। एंड वो जो ग्रास चिपक जाता है कभी उसके शरीर पे, कभी उसके गले पे, उसके माथे पे, बालों में, तो उसको ऐसा लगता है जैसे उसको कोई गली पची कर रहा हो यानी गुदगुदी कर रहा हो, ऐसा वो खिड़खिड़ाहट हंसने लगता है। यानी कि प्रकृति प्रेमी बलाई के बारे में लिखा है कि एक बार रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि एक बार मैं उसको पहाड़ पे लेके गया। हमारा घर पास से लिल्लू भरावदार पहाड़, घास से भरा हुआ था। और तलेटी यानी कि बेस को तलेटी कहते हैं और पिक को कहते हैं शिखर, याद रखिएगा। पिक का मतलब होता है शिखर एंड बेस को कहते हैं तलेटी। ढोड़ाव का मतलब होता है स्लोप। तो ये जो घास का स्लोप था पहाड़ के ऊपर, उसके ऊपर चढ़ते वक्त तो उसको मजा आया, पर वापस लौटते वो गबड़ता हुआ नीचे आता है। शरीर के पास घास 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 हो जाता है। एंड गबड़ता हुआ यानी कि लुढ़कता लुढ़कता घास के तिनके यानी तणकला उसकी डोकी के आसपास उसको जैसे गली पची यानी गुदगुदी कर रहा हो, इस तरह से उसको फील करता था और खड़खड़ाहट हंसता था। नाउ तीसरा पैराग्राफ क्या कहता है कि ये जो है उसके अंदर कुछ ज्यादा ही फीलिंग थी, कुदरत, नेचर और प्रकृति को फील करने की। और इसलिए वो कभी खुद भी कोई प्लांट है, कोई पेड़ है, उसके जो फूल है, फ्रूट है, उसको तोड़ता नहीं था। एंड अगर कोई दूसरा भी तोड़ रहा है तो उसको बहुत बुरा लगता था। वो उसको समझाने की कोशिश करता, पर सामने वाला व्यक्ति या फिर उसका फ्रेंड या वो बच्चा हंसता कि कैसी बातें कर रहा है भाई, ये तो फूल है, ये तो फ्रूट्स है, उसको क्यों ना तोड़े। एंड ये उसको समझा नहीं पाता और वो उसके मजाक उड़ाते। तो फिर आखिरकार वो ज्यादातर ऐसे फ्रेंड से दूर रहता। एंड वो हमेशा रहता था उसकी चाची के पास। कोई फूल छोड़ तोड़े तो उसको बहुत ही लागी आओ तो मतलब दुख लगता था। बीजा कोई नहीं पास से लागणी नो अर्थ समझ नहीं पाता था और वो अपनी व्यथा छुपाने का प्रयास कर नहीं पाता था। उसके उम्र के जब बच्चे पेड़ के ऊपर जब पत्थर से कातरा यानी कि इमली के जो फ्रूट होते हैं ना उसको कातरा कहते हैं, वो तोड़ते, तो वो बेचारा कुछ नहीं बोल पाता, मुंह फुला के इधर से उधर घूमता एंड बेचारा चुप रहता था। ठीक है। और आखिरकार वो हमेशा अपनी चाची के पास आके बोलता कि चाची चाची पहले मजदूरों को बोलो ना कि वो घास को न काटे, वो वृक्ष को न काटे। पर चाची उसको हमेशा प्यार से समझाती थी કે ભલાઈ તું કેવી ગાંડા જેવી વાત કરે છો, આ બધું તો જંગલ છે, જો એને સાફ કર્યા વિના ચાલે કેવી રીતે? જો આપણે જંગલને સાફ ન કરીએ તો એ ઘાસ છે, એ જીવજંતુ છે, એ આવતીકાલે આપણા ઘરમાં આવે। અને આથી જ તે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ઘાસ કાપે તો એને ખૂબ જ ખરાબ લાગતું। એ હંમેશા કહેતા કે મજૂરો દિવસે દિવસે ઘાસ કાપે તો મને ખૂબ જ દુઃખ થાય। घासनी अंदर यानी कि भीतर कितना बड़ी नानी नानी लता यानी क्रीपर बेल होती है, जामली, नीले, पीले, नामी, अनामी, कितने सारे पशु पक्षी और उसके अलग अलग वनस्पति होती है। उसको कितना नुकसान होता होगा। ये कितना सुंदर पर्ण यानी पत्ते हैं। और आप ये जो निष्ठुर, इसको दातरड़ा कहते हैं ना, इससे घास काटते हैं, है ना। इससे भी घास कटती है, इससे भी कटती है ना। तो आप ऐसे निष्ठुर, बिना दया वाला ये दातरड़ा से उसको कट कर देते हो। ये हमेशा फरियाद करता, पर उसकी बात कोई ना समझता सिवाय के काकी। इसलिए हमेशा अपनी कंप्लेन काकी के पास ही आके करता था। आगे लिखा है, બલાય ઘણા દિવસ સમજી ગયો कि કેટલાક દુઃખો એવા હોય છે कि हम दूसरों को नहीं बता सकते हैं, उसको हमें अकेले को ही सहन करना चाहिए। इसलिए चारों ओर हमेशा देखता और समझता कि जो हमारी बातों को समझ पाता है उसको जाके बोलने से ज्यादा असर होता है। एक दिन ध्यान पूर्वक हमारे लेखक महोदय यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर समाचार पत्र न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उतने में बलाए बगीचे में से कुछ देख के आया। एंड तुरंत ही चाचा यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को हाथ पकड़ के खींचता हुआ वहां पर लेके गए। एक जगह उसने छोड़ यानी ऐसे प्लांट को दिखाया और मुझे कहा कि काका आ जुओ ने आ क्यों वृक्ष છે। એટલે મેં જોયું ધ્યાનથી તો કીધું કે હા આ તો શિમળાનું વૃક્ષ છે। जो आने ये जो पत्ते खिलते हैं ना इसको अंकुरित करना कहते हैं। ये छोटे छोटे प्लांट है, एनो अंकुर बगीचाना रास्ता के बीचों बीच में खिला हुआ था। इसलिए मुझे लगा, ये तो कोई बात नहीं बेटा, ये तो शिमला का पेड़ है। अब शिमला इतना फायदेमंद नहीं होता है, इसलिए मैंने बोला कि ठीक है भाई, इसकी क्या जरूरत है।
क्यों यहाँ पर ये क्यों दिखाने के लिए आया है? तो कि बस मैं तो पूछ रहा था कि एग्ज़ैक्टली ये है क्या? हाय भला है बेचारो, उसने मेरे को ये दिखा दिया एंड वो उसको लगा कि चलो चाचा से पूछ लेंगे तो कुछ नया जानने को मिलेगा। ભલાએ મને બોલાવી बहुत बड़ी भूल कर दी थी। આનો પ્રથમ અંકુરન જેવો ફૂટ્યો કે બલાય એની નજરે પડ્યો અને તે દરરોજ બલાય એ પોતાના હાથે એને થોડું થોડું પાણી પાય. સવાર સાંજ એ છોડ કેટલો વધ્યો એ જુએ. તેને વ્યાકુળ બની એની તપાસ કરે. શિમળાનું વૃક્ષ ઝડપથી ઉગે છે. બલાયને ઉત્સાહ કેવી રીતે આવી શકે? એ તો છોડ જ્યારે 2 હાથ ઊંચો થયો ત્યારે એને પર્ણ સમૃદ્ધિ મતલબ उसके पत्ते आए. તેને વિચાર આવ્યો કે કેવું અદ્ભુત વૃક્ષ છે. भला बहुत बड़ी कल्पना करी कि मैं इस पेड़ के ऊपर चढ़ूंगा बैठूंगा एंड उसको खुश करूंगा। देखो ये जो होते हैं जंगल में उगने वाले लंबे लंबे पेड़ होते हैं, ज्यादातर ये पहाड़ी एरिया में होते हैं, है ना। इसको कहते हैं शिमड़ानु वृक्ष, है ना। और ये उसके छोटे छोटे प्लांट है अंकुरित होने वाले। ठीक है। तो मैं कहूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, अब इसको है ना काट देते हैं, रास्ते के बीचों बीच में है। माळीने केवू पड़શે કાને ઉખાડીને ફેંકી દે। तो भला बेचारा शॉक हो जाता है कि कैसी बातें कर रहे हो चाचा, इसको आप निकाल दोगे? तो क्या हाँ। अ, उसको डर लग गया। बोला ना ना काका, હું તમારે પગે પડું છું, પ્લીઝ એને ઉખાડીને ફેંકશો નહીં। મેં કહ્યું પણ તું શું બોલે છે, उसको तुझे पता है, भान है? एकाध रास्तानी बीचों बीच में इस तरह से बड़ा सा पेड़ उगेगा, उसकी बड़ी बड़ी शेड यानी कि घटा आएगी, तो पता है हमें कितनी परेशानी होगी। आने जाने तो ठीक है, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आ नहीं जाएगी, जा नहीं पाएगी एंड रास्ता पूरा का पूरा बट जाएगा या ब्लॉक हो जाएगा। पर वो समझा नहीं। મારી પાસેથી એને જે કંઈ ઉપજ્યું ને એટલે બિચારો ન માયો। ऐसा पुत्र जिसको कोई बेट माता नहीं होती है उसको न माया कहते हैं। ठीक है। तो बेचारा न मायो पुत्र बेचारो काकी नी पासे गयो और उसके खोड़े में यानी कि लैप में बैठकर जोर जोर से रोने लगा। ધ્રુસકે ધ્રુસકે રડી પડ્યો અને બોલ્યો કાકી પ્લીઝ તમે કાકાને કહો ને, એને રોકો ને, એને કહો ને કે ઝાડ ન કાપે। એટલે काकी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर तुरंत ही आई। काकी जो है काका के पास, रविन्द्रनाथ टैगोर के पास आई। उसने कहा कि अरे તમે સાંભળો છો કે? તો કે હા। એનું ઝાડ રહેવા દો ને, શા માટે હેરાન કરો છો એને? એટલે મેં કીધું ઠીક છે ચાલ રહેવા દીધું। હકીકતમાં બલાએ મને બતાવ્યું ન હોત તો સંભવત કદાચ મને એને ખ્યાલ પણ ના આવ્યો હોત। એટલે મને થયું કે ઠીક છે ચાલો કંઈ વાંધો નહીં। તે રોજ મારી આંખ સામે આવતું। મને રોજ થતું કે હું કાપી નાખું, પરંતુ ધીરે ધીરે કરીને એક વરસ દહાડામાં તો ઝાડ ખૂબ જ મોટું થઈ ગયું। નિર્લજ, જેને કોઈ લાજ શરમ ન હોય ને નિર્લજ કહેવાય, એ ખૂબ વધવા લાગ્યું। ભલાએ બધા જ વૃક્ષ કરતા આ વૃક્ષ પ્રત્યે સૌથી વધારે એને પ્રેમ અને સૌથી વધારે એને લાગણી હતી। દરરોજ એ વૃક્ષની પાસે આવે, બેસે, પાણી પાય। મને આ ઝાડ મૂડ જેવું લાગતું कि यार बीच में क्यों खड़ा है ऐसा, है ना। ખોટી જગ્યા આવીને ઊભું રહી ગયું છે, એકદમ લાંબુ ને પહોળું। જે જોયું તે વિચારું, आ અહીં શા માટે? ફરી 2-4 बार એને मृत्युदंड देवानी मतलब उसको कट करने का मुझे दरखास्त रखा बलाई के सामने कि बलाई क्या उसको हम काट दे, अभी जाने देना, अभी काफी बड़ा हो गया है। बलाई ने मैंने लालच भी दी, है ना। रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं मैंने उसको लालच दी कि देख मैं है ना इसके बदले में तुझे गुलाब का एक सुंदर सा छोड़ उगा के दूंगा। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं। मैंने કહ્યું પણ કહેते જો તમે શિમળાનું વૃક્ષ જ પસંદ હોય तो એનો એક રોપ લાવી દો। और भी दिया उसको लालच कि भाई देख अगर तुझे शिमला ही पसंद है तो मैं और इसका एक प्लांट लेके आता हूँ। और एक काम करना वहां पर दूर जो है ना बरगद का पेड़, तो क्या हाँ उसके पास लगा देना। तो गुलाब का प्लांट लगा देना, शिमला का प्लांट लगा देना। હું વડ પાસે રોપાવી દો તને સુંદર लागશે। परंतु नहीं, બલાએ માનने वाले में से नहीं था। તેને કાપવાનું નામ માત્ર આવે એટલે ફડફડી ઉઠે। डर के कारण से ध्रूजने लगता एंड बेचारा कुछ नहीं कर पाता तो दौड़ के काकी के पास कहता और उसको कंप्लेन करता काका ने कहो ने प्लीज। અને કાકી મને કહેતી રહેવા દો ને, શા માટે એમ કરો છો? એવું શું ખરાબ લાગે છે? રહેવા દો એને, બાળકોને આવી રીતે હેરાન ના કરો। और फिर मैं रहने देता था। अब आपको मैं कहानी बता रहा हूँ बलाई के बारे में। ठीक है, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि हम आपको इसका सेकंड पार्ट दे रहे हैं जिसके अंदर हम बलाई की कहानी बताएंगे कि बलाई आखिरकार कौन है, क्या है एंड वो जो वृक्ष है उसका क्या हुआ। तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं।
दैट इज प्राणो मित्र। तब तो मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।